गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन की क्लास में ये टरबाइन की क्लास का हम लोगों का आखिरी टॉपिक है। आखिरी दो टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। हम लोगों ने अभी तक रोटोडायनामिक मशीन्स, पेल्टन टरबाइन, इक्वेशन फॉर जेट, रोटर साइज, इफिशियंसी, ये सब कुछ, रिएक्शन टरबाइन, फ्रांसिस एंड कैपलान टरबाइन, हेड ऑफ रिएक्शन टरबाइन, यूनिट क्वांटिटीज हम लोगों ने परसों पढ़ी थी। स्पेसिफिक स्पीड, यूनिट क्वांटिटी हमने कल पढ़ा था। स्पेसिफिक स्पीड और सिमिलैरिटी लॉ ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कैविटेशन और कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आज हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग का ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग की क्लास आज की। यहाँ तक हम लोगों ने कल सिमिलैरिटी लॉ पढ़ा था और यूनिट क्वांटिटीज कल पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व टरबाइन की। देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि किसी भी कोई भी हम लोग का मशीन होती है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो उन्हीं पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए और उनको जान के जो हम लोग टरबाइन की अलग अलग कंडीशन में जो हम लोग परफॉर्मेंस निकालते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग कर्व बनाते हैं उसी कर्व को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। फिर से समझिए कि किसी भी टरबाइन, पंप या किसी भी हाइड्रोलिक मशीन की के परफॉर्मेंस को अलग अलग कंडीशंस में जानने के लिए जो हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जो कर्व बनाते हैं, उसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उस कर्व को कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से कर्व होते हैं इसमें? होता क्या है कि these curve pertaining to any turbine are supplied by its manufacturer based on actual test। यानी कि परटेन का मतलब यहाँ पे होता है, परटेनिंग का मतलब संबंध। ठीक है, संबंध होता है इसका मतलब हिंदी में। होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरर अपना टरबाइन सप्लाई करता है तो उसके पहले वो कुछ टेस्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद उसको टेस्ट करने के बाद वो उनकी क्वांटिटीज को लेके एक कुछ कर्व के फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, ये डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ टरबाइन। ठीक है, यानी कि मानिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपना सप्लाई कर दिया मशीन, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दुनिया में तो बहुत सारी कंपनी होंगी टरबाइन जो सप्लाई करता होगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी का टरबाइन बेटर है या कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो उनकी प्रॉपर्टीज को, जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जिन कर्व का हम यूज करते हैं, उन्हीं कर्व को कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनते हैं। अब ये कौन कौन से, किस तरह के टेस्ट होते हैं? बेस्ड ऑन एक्चुअल टेस्ट, जो एक्चुअल टेस्ट किए जाते हैं उनके ऊपर। अब ये बात आती है कि किस तरह किन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके कर्व बनाया जाता है। तो देखिए डाटा कौन सा होता है, जो टेस्टिंग के बाद जो डाटा होता है जिनसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं, उसमें स्पीड ऑफ द टरबाइन, डिस्चार्ज, नेट हेड, पावर डेवलप्ड और ओवरऑल एफिशिएंसी, इनके बीच में हम लोग कर्व बनाते हैं। गेट ओपनिंग, गेट ओपनिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये हम लोगों का एक, हम लोगों ने टरबाइन बना दिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग का पानी एंटर कर रहा है। ठीक है, और ये पानी एग्जिट कर रहा है। तो इस कंडीशन में एक यहाँ पे गेट की तरह लगा देना, यानी गेट का मतलब एक तरह से वॉल्व लगा देना। इसी वॉल्व से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना पैसेज इनलेट पे और कितना जो है हम लोग का पानी, जैसे मान लीजिए ज्यादा पानी हमने उतना ये वॉल्व ओपन किया तो ज्यादा पानी आएगा, कम ओपन किया तो कम पानी आएगा। मतलब कम पानी नहीं आएगा, डिस्चार्ज तो सेम होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, हेड चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा होगा जब आप लोग गाड़ी धुलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप से, मान लीजिए हमने ये हमारी
कोई भी चीज़ है, इसे हमें धुलना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पाइप को आगे से हल्का सा दबा देते हैं। होता क्या है, ऐसा थोड़ी ना हो जाता है कि हम लोग पाइप दबा देते हैं तो पानी निकलना कम हो जाता है। पानी सेम क्वांटिटी में निकलता है, लेकिन होता क्या है कि जब पानी हम लोग इसको दबाते हैं तो इसका पानी जो होता है वो ज़्यादा दूर तक जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है पानी की। यानी कि आप एक चीज़ और देखोगे कि जब मान लीजिए कि हम लोग का पाइप इतना अगर उसकी डायमीटर है, तो यहाँ से पानी अगर हम लोग फ्लो करा रहे हैं तो ऐसे गिरता है, और इसी को अगर हम हल्का-सा बंद कर देते हैं, तो क्या होता है? अगर ऐसे पानी निकालना हो तो यहाँ से हम लोग का पानी अगर डिस्चार्ज सेम है तो पानी ज़्यादा दूर तक जाएगा, यानी कि हेड चेंज हो जाता है। तो यानी कि हम लोग का जो गेट ओपनिंग है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम लोग इनलेट का गेट ओपनिंग करते हैं कि उस पे भी डिपेंड करता है कि वेलोसिटी क्या होगी, हेड क्या होगा। तो मेरे हिसाब से इस एग्जांपल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो गेट ओपनिंग इन सब कैरेक्टरिस्टिक को बन मिला के हम लोग जो कर्व बनाते हैं उन्हें ही हम लोग बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ टरबाइन। ठीक है। अब कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट हेड कर्व, जिसको हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। एक आपका होता है कांस्टेंट स्पीड कर्व, जिसे हम लोग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। एक होता है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व, जिसे हम लोग मसल कर्व बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट हेड कर्व के बारे में, अब एक-एक के बारे में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। अब देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व या फिर कांस्टेंट हेड कर्व, ये क्या होता है? देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे नाम से ही समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट हेड कर्व है, तो इसका मतलब इस कर्व में जो हेड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम लोग मेंटेन करते हैं हेड को कांस्टेंट कर देना। इसको हेड को कैसे कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं? स्पीड ऑफ द टरबाइन इज वेरीड बाय एडमिटिंग डिफरेंट रेट्स ऑफ फ्लो बाय एडजस्टिंग द परसेंटेज ऑफ गेट ओपनिंग। यानी कि जितना हम लोग का पानी का जितना गेट ओपनिंग हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपनी टरबाइन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर देते हैं, ताकि हम लोग को हेड जो है वो कांस्टेंट मिले। तो उस कंडीशन में जो कर्व बनता है, किस-किस को, किस-किस चीज़ का कर्व, देखिए वो भी मैं आगे बताऊँगा। फिर आगे बात करते हैं, तो जो पावर डेवलप होता है, उसको हम लोग मैकेनिकली मेजर कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने जब अपना जो टर्ब वाटर फ्लो हो रहा है गेट ओपनिंग के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना ये हेड को मेंटेन कर लिया कि कांस्टेंट हेड हम लोग का मेंटेन हो गया। तो उसके बाद जो पावर डेवलप होता है उसको हम लोग मैकेनिकली मेजर कर लेते हैं। फिर हर एक टेस्ट के लिए क्या-क्या करते हैं, यूनिट पावर लेते हैं, यूनिट स्पीड ले लेते हैं, यूनिट डिस्चार्ज हम लोग, और उसी के साथ-साथ ओवरऑल एफिशिएंसी भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं अलग-अलग गेट ओपनिंग के अकॉर्डिंग अलग-अलग टेस्ट को लेके। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हमने यहाँ बात की कि मेन कैरेक्टरिस्टिक का कांस्टेंट हेड का। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग कांस्टेंट स्पीड और देखिए यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट स्पीड, यूनिट पावर और यूनिट स्पीड, ओवरऑल एफिशिएंसी और यूनिट स्पीड। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारा हेड कांस्टेंट है तो वेरी क्या करेगा? हमने कहा कि हम लोग उसकी वेलोसिटी को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो यानी कि उसकी स्पीड और डिस्चार्ज जो हो रहा है उसके बीच में कर्व बनाएँगे, स्पीड और पावर के बीच में कर्व बनाएँगे, और स्पीड और वो भी एफिशिएंसी के बीच में कर्व बनाएँगे। ठीक है? तो यही मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। हम आप लोगों को कुछ कर्व दिखा देते हैं। जैसे देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ फॉर ए पेल्टन टरबाइन। ठीक है? ये जो है मैं मिटा दे रहा हूँ। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फॉर अ पेल्टन टरबाइन, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे यूनिट स्पीड और यूनिट डिस्चार्ज के बीच में ये कर्व है। फिर क्या है? यूनिट स्पीड और यूनिट पावर के टर्म में दिया हुआ है, और यूनिट स्पीड और एफिशिएंसी के टर्म में हमें दिया हुआ है कर्व पेल्टन टरबाइन का। यही चीज़ अगर हम लोग ये जो नीचे का टरबाइन का है, ये कैप्लान टरबाइन के लिए है और फ्रांसिस टरबाइन के लिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व यूनिट स्पीड और यूनिट डिस्चार्ज के बीच में, यूनिट स्पीड और यूनिट डिस्चार्ज के बीच में फ्रांसिस टरबाइन के लिए, यूनिट स्पीड और यूनिट पावर के बीच में, और यूनिट स्पीड और एफिशिएंसी के बीच में। ये हम लोग का कुछ कर्व है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का था मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग का आता है कौन सा कर्व? नेक्स्ट कर्व हम लोगों का आता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व या फिर कांस्टेंट स्पीड कर्व। ठीक है।
ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व या फिर कांस्टेंट स्पीड कर्व। ये जो कर्व होता है वो क्या होता है, यहाँ पे भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, हेड को कांस्टेंट किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने स्पीड को कांस्टेंट कर दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग जो टेस्ट करते हैं, फिर वही सारी चीजें जो टेस्ट करते हैं वो क्या कब टेस्ट किया जाता है, जब हम लोगों का कंडक्टेड एट कांस्टेंट स्पीड। अब जब स्पीड कांस्टेंट है तो हम लोग जो हम लोग का वेरिंग हेड होता है और सूझी उसी के साथ साथ जो डिस्चार्ज हम लोग एडजस्ट करते हैं उसके बीच में, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो पावर डेवलप होता है उसको हम लोग मैकेनिकली जो मेजर कर लेते हैं और साथ ही साथ ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल देते हैं। हम लोग ये एम करके चलते हैं कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी हम लोग के मिले वो हम लोग की मैक्सिमम वैल्यू मिले। इसी के साथ ये हम लोग का था कांस्टेंट स्पीड कर्व और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये आप लोग देख रहे होगे इस कर्व में एक चीज है कि हमने क्या किया है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि इस कर्व में हम लोग का जो डिस्चार्ज और एफिशिएंसी, ये देखिए ये कर्व डिस्चार्ज और एफिशिएंसी का है, ये वाला, और ये डिस्चार्ज और पावर का कर्व है। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा इस कर्व में, वो क्या है, वो चीज मैंने नोट नहीं की है। आप लोग देख सकते हो कि ये जो टर्म इतना दूरी है इस ग्राफ की, इस कर्व में ये जो पोर्शन है हम लोग का जो डिस्चार्ज है उसको क्या किया है, हम लोग की जो डिस्चार्ज हम लोग का हो रहा है उसके इफिशियंसी हम लोग की जो देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट किया गया है। हम लोग की डिस्चार्ज वाला पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ना कि यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ है। ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जब हम लोगों का डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, जब वो पाइप में फ्लो होता है तो उसके अंदर कुछ इनिशियल फ्रिक्शन लगता है। उन इनिशियल फ्रिक्शंस को, जो ये पोर्शन है, उसी इनिशियल फ्रिक्शन को हमने हटा दिया है। हमने सिर्फ जो एच एफ यानी कि जो हम लोग का फ्रिक्शनल लॉस था उसको ये लेके उस उतने पोर्शन को निकाल के, ये जो इनिशियल फ्रिक्शन वाला पार्ट है ये इतना है, उसके बाद हम लोग इसीलिए इसको ओरिजिन से ना लेके हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ये पोर्शन इनिशियल फ्रिक्शन की वजह से वो कम हो गया। ठीक है, हट गया। अब हम लोग आते हैं। ठीक है, यही 3 कर्व थे आप लोगों के, कौन कौन से हैं फिर से देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर कौन कौन से कर्व हैं हम लोग के, कांस्टेंट हेड कर्व या फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कांस्टेंट स्पीड कर्व या फिर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व या फिर मसल कर्व। अब जो हम लोग थर्ड को लेके चलते हैं, थर्ड जो हम लोग का कर्व बन रहा है वो है कांस्टेंट इफिशिएंसी कर्व या फिर मसल कर्व। इसी को हम लोग आइसो इफिशिएंसी कर्व भी बोलते हैं। आप लोग को याद होगा जब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक कर्व सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, जब हम लोग पंप के केस में पढ़ा था, तो भी हम लोगों ने क्या कहा था कि स्टार्टिंग के 2 कर्व हम लोगों ने पढ़े थे, फिर इन दोनों कर्व को हम लोगों ने क्या किया था, मिक्स करके एक तीसरा कर्व बना दिया, इन तीनों को दोनों को मिला के। तो वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कर्व को बनाने के लिए हम लोग दोनों कर्व को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व से समझ में आ गया होगा कि इस तीसरे कर्व में जो हम लोग की एफिशिएंसी है वो कांस्टेंट है। ये कर्व कैसे मिलता है, ये कर्व हमें मिलता है स्पीड और एफिशिएंसी में, और स्पीड और डिस्चार्ज का कर्व हम लोग बनाते हैं डिफरेंट गेट ओपनिंग्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने बताया कि डिफरेंट तरह से गेट हम लोग कितना खोलेंगे या बंद करेंगे। फिर गिवन एफिशिएंसी के लिए जो हम लोग की कांस्टेंट एफिशिएंसी है उसके लिए हम लोगों को क्या होगा, हम लोग को यूनिट स्पीड और एफिशिएंसी कर्व के बीच में 2 स्पीड्स मिलेंगी। ठीक है, यूनिट स्पीड और एफिशिएंसी कर्व में हमें 2 स्पीड मिल जाएगी। जब हम लोग ये कर्व बनाएंगे स्पीड और एफिशिएंसी कर्व, स्पीड और डिस्चार्ज कर्व अलग अलग, उसके लिए तो कांस्टेंट एफिशिएंसी जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है उस एफिशिएंसी के लिए हम लोग को एक यूनिट 2 वैल्यूज मिलेंगे, 2 स्पीड फ्रॉम द यूनिट स्पीड एंड वर्सेस यूनिट डिस्चार्ज कर्व, और करस्पॉन्डिंग टू 2 वैल्यूज ऑफ स्पीड, यानी कि यूनिट स्पीड और यूनिट डिस्चार्ज से 2 वैल्यू मिली। और साथ ही साथ जब हमें स्पीड की 2 वैल्यू मिल रही है, यानी कि आप समझ रहे होंगे जब स्पीड की वैल्यू 2 मिल रही है तो हम लोग की एफिशिएंसी अगर कांस्टेंट है तो हमें डिस्चार्ज की भी 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, डिस्चार्ज की वैल्यू 2 मिलेगी। दिस मीन्स यानी कि गिवन एफिशिएंसी के लिए हमें 2 वैल्यू स्पीड की और 2 वैल्यू हम लोग को डिस्चार्ज की मिल रही है। कहाँ पे, पर्टिकुलर गेट ओपनिंग पे, यानी कि जो गेट ओपनिंग करते हैं उसी पे हम लोग को ये कर्व मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते चले जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट गेट ओपनिंग्स को लेके तो हमें क्यू यानी कि यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट स्पीड के बीच में कर्व बना लेते हैं। फिर क्या होता है, जो जिस
देखिए पॉइंट हैविंग द सेम एफिशिएंसी आर जॉइंट, जो भी हम लोग की सेम एफिशिएंसी होती है जो कर्व की, जहाँ जहाँ हमें सेम एफिशिएंसी मिलती है उन कर्व उसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, हमें एक कर्व मिल जाता है। सेम एफिशिएंसी वाले कर्व को ज्वाइन करने के बाद जो कर्व हमें मिलता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं आइसो एफिशिएंसी कर्व। ऐसी एफिशिएंसी कर्व जहाँ पे हम लोग की एफिशिएंसी हर जगह पे क्या हो, वो सेम हो। ठीक है, फिर क्या होता है, इन कर्व का यूज कहाँ किया जाता है, किस चीज में, डिटरमाइनिंग द जोन ऑफ कांस्टेंट एफिशिएंसी, कहाँ कहाँ हमें जोन कांस्टेंट एफिशिएंसी वाला जोन मिल रहा है। साथ ही साथ हम लोग जो परफॉर्मेंस है वो भी अलग अलग एफिशिएंसी पे हम लोग अपने टरबाइन की देख लेते हैं परफॉर्मेंस क्या होगी। फॉर प्लॉटिंग द इस आइसो एफिशिएंसी कर्व को, जैसे आप लोग को याद होगा जब हम लोगों ने एक कर्व बनाया था उसमें पंप में, एक हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट लाइन ले ली थी, वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। द प्लॉटेड the for plotting the iso-efficiency curve, horizontal line representing the same efficiency are drawn on the efficiency and speed curve। speed और efficiency curve में हम लोग जो है एक horizontal line बनाते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, constant efficiency line। ये सब कुछ अभी आप लोग को डायग्राम में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो लाइन है यही हम लोग की है कांस्टेंट एफिशिएंसी लाइन, जो कि स्पीड और एफिशिएंसी वाले कर्व में एक कांस्टेंट लाइन बना दिया है। हम लोगों ने देखा है कि देखिए ये स्पीड और एफिशिएंसी कर्व और स्पीड और डिस्चार्ज कर्व हम लोगों ने ऊपर नीचे बना दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग स्पीड और एफिशिएंसी पे हम लोगों ने यहाँ पे लाइन बनाई, तो जहाँ पे हमें कांस्टेंट एफिशिएंसी मिल गई तो उसे ही हम लोगों ने क्या बोला, उसको ज्वाइन करा दिया। इनको ज्वाइन कराने के बाद हम लोग को क्या मिल गया, जहाँ जहाँ सेम एफिशिएंसी की लाइंस थी उन्हें ज्वाइन कराने के बाद हम लोग को आइसो एफिशिएंसी कर्व मिल बन गया। इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कर्व को हम लोग कांस्टेंट एफिशिएंसी या फिर आइसो एफिशिएंसी कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट, ये तीन कर्व थे हम लोगों के, ये तीनों कर्व हम लोगों ने पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब हम लोग का टॉपिक आता है कि कैविटेशन क्या होता है। सेम वैसे ही कैविटेशन है जो हम लोगों ने पंप पढ़ा था। ठीक है, वही कैविटेशन का, कैविटेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर फेज of a liquid when it is subjected to reduced pressure at constant ambient temperature. Thus, it is the process of boiling in a liquid result of pressure reduction rather than heat addition। ठीक है, जब हम लोगों का, जैसे हम लोगों ने क्या कहा था उस समय कि जब लो प्रेशर प्रेशर जोन बनता है तो वहां वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। वही चीज यहाँ पे भी है कि जब हम लोग का लिक्विड फ्लो करता रहता है तो प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, वेपर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो हम लोग का कांस्टेंट रहता है। उस कंडीशन में जो वाटर वेपर फॉर्म होता है ये एक तरह से ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग का पानी के अंदर, पानी हम लोग का लिक्विड जो है वो उबलना शुरू हो गया हो। वो किस वजह से होता है, ये पानी का उबलना या लिक्विड का उबलना क्यों होता है, क्यों क्यों होता है, ये टेम्परेचर की वजह से नहीं, हीट एडिशन की वजह से नहीं होता है, ये होता है प्रेशर रिडक्शन की वजह से। ठीक है, जो हम लोग का हाई से लो प्रेशर में चला जाता है, तो इस वजह से कैविटेशन होता है। अब कैविटेशन टरबाइन के केस में क्या होता है, ये कैविटेशन नॉर्मल जो डिफिनेशन है वो है। अगर टरबाइन के टर्म में देखा जाए तो कैविटेशन इज फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स इन द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एनी हाइड्रोलिक टरबाइन। किसी भी हाइड्रोलिक टरबाइन में जो वेपर बबल्स बन जाते हैं तो उसे हम लोग कैविटेशन बोलते हैं। ये जो कैविटेशन होता है ये क्या होता है, जब स्टैटिक प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो क्या होता है, वेपर प्रेशर के से भी नीचे चला जाए। जब हम लोग का स्टैटिक प्रेशर जो है लिक्विड के अंदर वो वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फास्ट मूविंग ब्लेड्स हैं वो टरबाइन पे जाके फास्ट मूविंग ब्लेड पे ये क्या करता है, छोटे छोटे कैविटीज पैदा कर देता है, उसे हम लोग कैविटेशन बोलते हैं। देखिए द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स, ये कैसा इफेक्ट कैसा डाल सकता है। ठीक है, ये कैसा इफेक्ट डाल सकता है, द फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स इन कैविटेशन। इस ये दोनों सेम ही चीज है, इस जगह पे भी वही चीज मैंने लिखा है, मेजर प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, इस चीज को। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, जो वेपर बबल्स बन रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो जो है हम लोगों ने जैसे उसमें बात की थी, डिस्कस किया था हम लोगों ने अच्छे से पंप में
जो हम लोग वेपर बबल्स बनते हैं वो क्या होता है कि जब वो क्या होते हैं हाई प्रेशर जोन में जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। वो बबल्स जब टूटना स्टार्ट हो जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत ही तेजी से जब वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या कर देते हैं हम लोग की जो मशीनरी है उस पे क्या करते हैं छोटे छोटे कैविटीज बना देते हैं। वो हम लोग को उसकी मशीन को डैमेज कर देते हैं। ठीक है। जो bubbles collapsing near the machine surface are damaging and cause erosion। जो मैंने बात की थी पंप के केस में कि इरोजन स्टार्ट हो जाता है और सरफेस जो होता है वो कैविटेशन इरोजन। ये हम लोगों ने बात की कि छोटे छोटे होल्स डेवलप हो जाते हैं इसे हम लोग कैविटीज डेवलप हो जाते हैं उसे हम लोग कैविटेशन बोलते हैं। जो हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में वही सारी चीजें यहाँ भी हो रही हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप वाला ही कैविटेशन यहाँ पे भी है। बस इसी चीज को मैं दोबारा एक तरह से एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ठीक है। जब कैविटीज उत्पन्न जब पैदा हो जाती हैं तो क्या होता है कि नॉइज बढ़ जाती है वाइब्रेशन बढ़ जाती है और एफिशिएंसी क्या होती है लॉस हो जाता है एफिशिएंसी का। तो ये हम लोग का पूरा प्रोसेस था कैविटेशन। तो इसी के साथ हम लोगों की जो टरबाइन का पूरे की पूरी यूनिट है वो हम लोग की आज कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट डे और इस वीक में जो मनाए गए हैं वो कौन से हैं। 18 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया। इसको क्यों मनाया जाता है हम लोग रोज बात करते हैं कि ये जो रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट हैं जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको ये दिन हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उनके सम्मान में ये दिन देते हैं जिन्होंने जो लोग इफेक्टिव एड्स मेडिसिन को बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को शायद पता होगा कि एड्स की वैक्सीन आज उसके प्रोसेस तो है बहुत सारी चीजें दवाएं होती हैं अलग अलग प्रोसेस से ठीक किया जा रहा है लेकिन एग्जैक्ट वैक्सीन आज तक एड्स की डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है कि उससे जैसे हम लोग कोई भी हेपेटाइटिस बी या पोलियो इन सब का होता है ना वैक्सीन लगा देते हैं जिसका वो बीमारी के चांसेस 99% तक कम हो जाते तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई वैक्सीन एग्जैक्ट वैक्सीन अभी तक एड्स का नहीं बना है। हाँ अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं कि धीरे धीरे उनकी जो भी वायरस होता है उसको निकाला जाता है उसको खत्म किया जाता है। तो इस तरह से प्रिवेंटिव जो प्रिवेंटिव एचआईवी वैक्सीन रिसर्च की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में कम्युनिटीज को बताने के लिए हम लोग वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए कि 18 मई को हम लोग वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाते हैं और 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। 18 मई को ही हम लोग इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के द्वारा सबसे पहले 1977 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। साथ ही साथ हम लोग फिर 21 मई को हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आतंकवादी विरोधी गतिविधियों आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये जो आतंकवाद का हम लोग विरोध कर सके उसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस फैला सके उसके लिए हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। साथ ही साथ राजीव गांधी जी की हत्या इस दिन हुई थी उनकी याद में भी हम लोग ये दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हम लोगों ने कल मनाया है। कल हम लोग का 22 में था हर साल 22 मई को इंक्रीज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी को जानने के लिए हम लोग ये दिवस मनाते हैं। तो जाते जाते हम लोगों का आज का कोटेशन मोटिवेशनल कोटेशन अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। तो आप लोग समझ रहे होंगे इसका मतलब कभी कभी होता क्या है कि हम लोग एज ए स्टूडेंट देखें तो हम लोग जब पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट मैं देखूं तो मैं स्टूडेंट से रिलेटेड एग्जांपल क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो मैं उसी से रिलेटेड एग्जांपल देके चलता हूँ। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि जब वो किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो उन्हें अंदर ये कौन आ जाता है कि यार मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है मुझे इसके मेरे से इससे कुछ भी पूछ लोगे तो मैं बता दूंगा इस मुझसे ज्यादा इसमें कोई जान ही नहीं सकता है। ये घमंड आ जाता है उनके अंदर फिर वो क्या होता है कभी कभी मैंने देखा है इस केस में कि कभी कभी लोग एग्जामिनर्स के सामने ही बैठते हैं क्या सर और पूछिए इसके बारे में पूछिए हमको बहुत पता है आप पूछिए हम बहुत अच्छे से पढ़े। तो वो वहां पे उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है वहां पे उनको घमंड दिखता है। और फिर होता क्या है कि एग्जामिनर कुछ एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जहाँ पे आप क्या होता है रुक जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना कि हमेशा ये याद रखिए जैसे आप लोगों को याद होगा आप लोगों ने एक कहावत पर सुनते होंगे अधगल गगरी छलकत जाए। मतलब होता है ना कि ज्ञान जो होता है ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती। ज्ञान कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा होता है। ज्ञान की कोई लिमिट नहीं आप जितना ज्यादा पढ़ोगे जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करोगे आप हमेशा उसके बारे में उतना ही जानेंगे। ठीक है। तो हमेशा
अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन घमंड मत कीजिए कि मुझसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहतर होंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए, आपको दुनिया से नहीं लड़ना है, आपको ये नहीं मानना है। आप लोग हमेशा आपके दिमाग में होता है ना कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 1-2 स्टूडेंट है क्लास में, अगर 10 स्टूडेंट है, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स क्लास का टॉपर है तो वाई वाला ये सोचता है कि मुझे एक्स को हरा के, जो एक्स एक्स की पोजीशन जो है फर्स्ट है और सेकंड पोजीशन पे वाई है, तो वाई वाला हमेशा ये सोचता है कि मैं एक्स वाले को हरा के मैं फर्स्ट पोजीशन पा जाऊँ, ठीक है? और वहीं एक्स वाले के साथ क्या होता है, वो तो टॉपर ऑलरेडी है, वो पढ़ता क्यों है? वो सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि मैं आज जितने मार्क्स पा रहा हूँ, मैं उससे बेटर कल मार्क्स लेके आऊँ। यही सोचता रह जाता है, तो एक्स वाई वाला जो स्टूडेंट है, जो सेकंड आ रहा है, वो हमेशा सेकंड ही रह जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि उस सेकंड पोज़ीशन वाले लड़के ने हमेशा कॉम्पिटिशन किससे किया है? उस फर्स्ट पोज़ीशन वाले लड़के से। लेकिन उस फर्स्ट पोज़ीशन वाला लड़का हमेशा आगे इसलिए निकल जाता है, क्योंकि उसने किसी और से कॉम्पिटिशन नहीं किया है, उसने अपना कॉम्पिटिशन खुद से किया है। तो अगर अपना कॉम्पिटिशन खुद से बनाओगे, तो हमेशा बेटर होगे, हमेशा बेहतर होगे। लेकिन कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि हमेशा याद रखना कि एक खाली जो पात्र होता है ना, खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है। आप अगर ये सोचो कि एक बाल्टी पूरी की पूरी भरी हुई है, मैं सब कुछ जानता हूँ और इसके ऊपर फिर से और पानी भरते चले जाओगे, तो आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। सेम वैसे ही है, दिमाग में अगर हम लोग ये सोच लेंगे कि मुझे सब कुछ इस टॉपिक के बारे में आता है, उसके बाद भी हम लोग पढ़ते चले जाओगे, तो आप जितना जानते हो ना, आप उतना ही जानोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे। लेकिन अगर आप हमेशा याद रखो कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मुझे और जानना है, तब आप हमेशा क्या करोगे, हमेशा जितने बार भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे, तो उससे ज़्यादा ही जानोगे। तो आज के लिए हम लोग का यही क्लास खत्म करते हैं। तो कल मिलेंगे फिर से। सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।